Hello students, so I am again back with part 3 of chapter number 2, colonization of India. I have completed this chapter in part 3. Okay. क्लास 8 में हिस्ट्री के हर चैप्टर की लेंथ इतनी होगी स्टूडेंट की, वो 3 पार्ट्स में ही लगभग बनेगा. ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड more than half of the chapter in the last 2 parts. The rest of the chapter we'll discuss in this part. So students, still British conquest outside Bengal we have completed in part 2. We'll start part 3 with policy towards Awadh and Rohilkhand. 1772 में क्या हुआ बच्चा? मराठास ने शाह आलम को एस्कॉर्ट कर दिया. कहाँ पर बच्चा? इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचा दिया उन्हें. ठीक है. अब अवध के ऊपर फिर इन्वेजन का डेंजर आने लगा. ठीक है. और ब्रिटिशर्स का बिल्कुल ऐसे मन था कि अवध हमारे लिए बफर जोन का काम करे, कुछ भी हो तो वो पहले अवध में हो कि ये हमारी फुल फ्लेजेड टेरिटरी बंगाल तक ना पहुंच पाए. तो वो अवध को बफर जोन की तरह रखना चाहते थे. पर अब अवध में शाह आलम टू नहीं है, उनको वापस दिल्ली पहुंचा दिया गया है. अब जो हेस्टिंग थे उन्होंने क्या किया, वापस से कोरा और इलाहाबाद को नवाब के अवध के नवाब से वापस से रेस्टोर कर लिया, वापस से ले लिया. कुछ पैसा नवाब ऑफ अवध को दिया, कोरा इलाहाबाद वापस ले लिया. ठीक है. द नवाब हैड टू मेंटेन एट हिज ओन कॉस्ट द कंपनी ट्रूप्स इन अवध. और अवध के नवाब के साथ एक प्रॉब्लम और थी, क्योंकि उसको कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रूप थी, जो मिलिट्री थी, जो सिपाही थे, उनको अपनी कॉस्ट पर मेंटेन करना पड़ता था. कंपनी की हेल्प अवध की हेल्प कंपनी ने की. किसको जीतने में? रोहिलखंड को जीतने में. भाई बात समझ में? अवध के नवाब की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. वो प्रॉब्लम थी कि उनको कंपनी के ट्रूप्स को मेंटेन करना पड़ रहा था. ठीक है. और फिर अवध की एक बार हेल्प भी कर दी कंपनी ने रोहिलखंड को वापस लेने में, वो जीतने में. ठीक है. अब रोहिलखंड जब अवध के पास आ गया तो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस अब रिवर यमुना तक पहुंच जाएगा. ठीक है. मैसूर वॉर. अच्छा, ऑल इन ऑल उस पैराग्राफ का मतलब ये है कि रोहिलखंड के लिए और अवध के लिए क्या था. तो अवध में पहले शाह आलम टू थे, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी ब्रिटिश को. शाह आलम टू अब वापस से दिल्ली पहुंच गए तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता है कि अवध पे हमारा कंट्रोल कम हो जाएगा. तो उन्होंने रोहिलखंड को रोहिलखंड को नहीं, किसको, कोरा और इलाहाबाद को वापस ले लिया. कोरा और इलाहाबाद जैसे ही वापस आए, पर इसके बदले में उन्होंने थोड़ा पैसा नवाब को दे दिया. अब नवाब तो ऑलरेडी फ्री में कंपनी की आर्मी को मेंटेन कर ही रहा था. यहाँ ब्रिटिशर्स ने हेल्प की किसकी? अवध के नवाब की. और बोला चलो तुम रोहिलखंड पे अटैक करो, रोहिलखंड हम वापस ले लेंगे. और जैसे ही रोहिलखंड वापस आया, अवध में तो पपेट नवाब थे ही, ब्रिटिशर्स के इशारे पे ही काम करते थे. रोहिलखंड तक अब किसका कंट्रोल हो जाएगा बेटा? ब्रिटिश का. मैसूर वॉर. स्टूडेंट, मैसूर के ऊपर कौन रूल करते थे? हैदर अली. हैदर अली इतना अच्छा काम कर रहे थे कि हैदर अली का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, इनकी मिलिट्री वगैरह भी बहुत अच्छी थी, मॉडर्न थी. तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी हैदर अली के साथ कि ये जो आसपास में टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे, इससे ना ही सिर्फ कंपनी डरी हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे हैदराबाद के नवाब भी, निज़ाम भी डरे हुए थे, मराठा भी डरे हुए थे. तो ये सब मिलके हैदर अली की पावर को कम करना चाहते थे. अच्छा, ब्रिटिशर्स की एक प्रॉब्लम ये थी कि जो माहे का पोर्ट था वो फ्रेंच के कंट्रोल में था उस टाइम. और अगर हम मैसूर की बात करें तो ये अकेला ऐसा पोर्ट था मैसूर का जिससे यूरोपियन ट्रेड होता था. ठीक है. तो ये 3 कारण बने कि टेरिटोरियल एक्सपांशन कर रहे हैं हैदर अली फ्रेंच पोर्ट के लिए. ठीक है. फर्स्ट वॉर स्टार्ट हुआ. फर्स्ट वॉर छोड़ दो. अच्छा चलो, इन लोगों ने 4 वॉर लड़ाई की. किसने 4 वॉर लड़े? मैसूर और किसके बीच में? ब्रिटिश के बीच में. क्यों हुए 4 वॉर्स? वेरियस पर्पस थे कि भैया माहे के पोर्ट फ्रेंच के कंट्रोल में क्यों है. कई बार टीपू सुल्तान किसी पर्टिकुलर चीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपने पोर्ट से रोक देते. हैदर अली की पॉलिसीज़ अलग थी. तो ये सारी चीज़ें मिल के वॉर का कारण बनी. कब से कब तक वॉर हुए? 1767 टू 1799 आपस में ये लड़े. और बेसिकली कितनी बार? 4 बार. ठीक है. इन्हें आप मैसूर वॉर्स भी बोल सकते हो, जो मैसूर की पावर को कम करने के लिए हुए. अगर फर्स्ट 3 वॉर की बात करें बेटा, तो हैदर अली ने सबसे जो पहला था मैसूर वॉर, जो 67 से 69 चला, 3 ईयर चला, 67 से स्टार्ट हो गए 69 पे ख़त्म हुआ. इसमें जीते हैदर अली. ठीक है. ही डाइड आफ्टर डिफीट ड्यूरिंग. स्टूडेंट, जब सेकेंड मैसूर वॉर चल रहा था वो कब से कब तक? 80 से 84 तक. तब हैदर अली की डेथ होगी. उनके बेटे का नाम था टीपू सुल्तान. उसने इस वॉर को तब तक लड़ा जब तक पीस मेंटेन नहीं हो गई. ठीक है. अब इस टाइम तक
फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक अच्छी खासी ट्रेड राइवलरी थी, है ना। फ्रांस और ब्रिटेन, आप पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी देखोगे, जहाँ ये दोनों होंगे, ये ट्रेड राइवल ही होंगे, ठीक है। तो जो टीपू सुल्तान थे, उनके बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप थे फ्रांस के साथ। तो ये बात भी ब्रिटिशर्स को बहुत परेशान करती थी कि भाई ये हमारे दुश्मन का दोस्त क्यों है, ठीक है। चलो, ये तो फिर भी वो झेल जाते। दूसरी बात ये थी कि टीपू सुल्तान ने क्या किया, स्पाइस ट्रेड को, जो मालाबार कोस्ट से होता था, उसको ब्रिटिश मालाबार कोस्ट से स्पाइसेस का ट्रेड करते थे, वो रोक दिया ब्रिटिशर्स ने। फिर त्रावणकोर पे अटैक कर दिया। नहीं, ब्रिटिशर्स ने नहीं रोका, टीपू सुल्तान ने रोका, ठीक है। टीपू सुल्तान ने क्या किया बच्चा, जो मालाबार कोस्ट से ट्रेड हो रहा था, किसका, स्पाइसेस का, जो ब्रिटिश कर रहे थे, उसको रोक दिया। दूसरा कारण ये बन गया। फिर तीसरा कारण, त्रावणकोर पे टीपू सुल्तान ने अटैक कर दिया। तो ये सारे कारण धीरे धीरे इस तरीके से बनते गए कि ब्रिटिशर्स को फिर लगा कि हमें फिर अटैक करना चाहिए। द ओनली सोर्स ऑफ पेपर फॉर द ब्रिटिश लेड टू थर्ड मैसूर वॉर। पेपर बोले तो काली मिर्च, थर्ड मैसूर वॉर इसके ऊपर हो गया। कब से कब तक हुआ, 1992। अब यहाँ पर तीन पावर मिलके अकेले टीपू सुल्तान को हराएंगी। वो पावर हैं ब्रिटिश, निज़ाम, मराठा। ब्रिटिश, निज़ाम, मराठा, ये एक अलायंस बनाए और इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया। उन्होंने टीपू सुल्तान की बहुत सारी टेरिटरीज़ का पार्ट एक्वायर कर लिया, एनेक्स कर लिया, और आपस में तीनों ने मिलके बांट लिया, क्योंकि इन तीनों को ही प्रॉब्लम थी। निज़ाम हैदराबाद को भी परेशानी थी, मराठास को भी टीपू सुल्तान से परेशानी थी, तो इन तीनों ने, ब्रिटिश को भी थी, तीनों ने मिलके हराया और आपस में टेरिटरी बांट ली टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान से बोला कि बहुत सारा हमें फ़ाइन दो और अपने दोनों लड़कों को होस्टेज बना के ब्रिटिश कैंप में भेज दो। समझ में आ गई बात। टीपू सुल्तान बहुत सारा अमाउंट देंगे किसको, ब्रिटिश को, और उनके दोनों बेटे जाएंगे, वो होस्टेज बंदी बन के रहेंगे ब्रिटिश कैंप में, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस 1798 में जो लॉर्ड वेल्सले थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम को यूज़ किया। 1798 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड वेल्सले, ठीक है। और ये सिस्टम वेल्सले क्यों लाए थे, टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी, ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस के ट्रेसेस को भी वो इंडिया में नहीं रहना देना चाहते थे, तो फ्रेंच को कंप्लीट एलिमिनेट करने के लिए, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम लाए 1798 में वेल्सले, ठीक है। निज़ाम वॉज द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट दिस अलायंस, और निज़ाम पहले थे जिन्होंने इस अलायंस को एक्सेप्ट किया। अगर आप सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बनते हैं स्टूडेंट, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स, ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करना पड़ेगा अपनी खुद की कॉस्ट पे, और सीड सम टेरिटरीज फॉर द पर्पस, ठीक है। या तो कुछ टेरिटरी दे दो, या तो फिर अपनी कॉस्ट पर ब्रिटिश ट्रूप को मेंटेन करो। एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर फ्रॉम इस स्टेट, अगर जितने भी नॉन इंग्लिश फॉरेनर आपकी स्टेट में रहते हैं, भले वो फ्रेंच हो, स्पेन हो, पोर्चुगल हो, उन सबको एक्सपेल करो, सिर्फ इंग्लिश रहेंगे आपके स्टेट में। ब्रिटिशर्स को अलाउ करो टू सुपरवाइज इज रिलेशन विद अदर इंडियन स्टेट। आपने अगर सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो दूसरे इंडियन स्टेट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे, ये डिसाइड कौन करेंगे, ब्रिटिश डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक ब्रिटिश रेसिडेंट को आपको अपने कोर्ट में जगह देनी है, ठीक है, जो आपके मैटर्स में कंटिन्यू इंटरफेयर करता रहेगा। आपके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी किसका इंटरेस्ट होगा, कंपनी का इंटरेस्ट होगा, ठीक हुई बात। तो अगर आपने, जैसे निज़ाम पहले बन गए जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सब्सिडरी अलायंस को, अब उनको क्या क्या करना पड़ेगा, सब्सिडरी अलायंस अगर आपके पास है तो पहली बात तो आप ब्रिटिश ट्रूप को मेंटेन करो अपने खुद के खर्चे पे। नॉन फॉरेनर्स को अपने स्टेट से, जो नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स हैं, इंग्लिश फॉरेनर्स को रखो, नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स को स्टेट से निकाल दो। ब्रिटिशर्स आपके रिलेशनशिप अदर स्टेट के साथ देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे। फिर ब्रिटिश के रेसिडेंट को आपको कोर्ट में जगह देनी पड़ेगी, जो कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर करेगा आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में, ठीक है। ब्रिटिश प्रॉमिस करते थे इसके बदले में इतना सब कुछ आप ब्रिटिश को दोगे तो ब्रिटिश आपको, कोई भी दूसरा स्टेट आपके ऊपर अटैक करेगा उससे वो प्रोटेक्ट करेंगे आपको, ठीक है। द ब्रिटिश प्रॉमिस टू गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेजन टू अ रूलर हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। अगर आपने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया है तो आपके ऊपर कोई भी इन्वेजन नहीं होगा, अगर होगा तो प्रोटेक्शन देंगे ब्रिटिशर्स। बट दे ऑल्सो रिजर्व द राइट टू डिपोज
द रूलर इन एनी केस ऑफ एनी लैप्स, अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन आप पूरी नहीं की तो आपको हम डिपोज कर देंगे, आपके सब्सिडी लाइन सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। द ब्रिटिश एक्सरसाइज ने किस किस को डिपोज कर लिया सिस्टम से? तंजौर, मतलब जो आज का तंजावुर है, सूरत और कार्नेट। क्या बात समझ में आ रही है कि अगर आप कोई भी कंडीशन पूरा नहीं करोगे तो आपको डिपोज कर देंगे उस सिस्टम से? तो ऐसा नहीं था, किसी में बोलने के लिए था, किया भी गया था। तंजावुर के रूलर को, सूरत के रूलर को, कर्नाटक के रूलर को इस सिस्टम से हटाया गया था। अब आती है फोर्थ मैसूर वॉर, ठीक है, 3 तो हमने डिस्कस कर लिए। फोर्थ मैसूर वॉर में कब हुआ? जब टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि भैया मैं सब्सिडी अलायंस का पार्ट नहीं बनूंगा, मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रोटेक्शन, आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ सब्सिडी अलायंस। तो इससे खड़ा हुआ फोर्थ मैसूर वॉर। निज़ाम ने ब्रिटिशर्स को ज्वाइन किया अगेंस्ट टीपू। टीपू की डेथ हो गई 1799 में। 1799 में टीपू सुल्तान की हो गई है बेटा डेथ, पर वो ब्रेवली फाइट करते रहे। अपनी जो उनकी जो कैपिटल थी सेरिंगपट्टम को उन्होंने बहुत अच्छे से डिफेंड किया, ब्रेवली फाइट किया। फाइट करते करते उनकी डेथ हुई 1799 में। नाउ ब्रिटिशर्स annexed a large part of Mysore and gave the Nizam a share of conquest, because Nizam has joined before the war. Nizam has an important role in war. That is why the territory, whatever territory annexed by the British, they have given some part to Nizam also. The remaining territory of Mysore now completely surrounded by British territories. Now Mysore territories are completely surrounded by British. ठीक है, were restored to an heir of Wodeyar family which resigned before Hyder Ali. Wodeyar family थी जो हैदर अली के पहले रूल कर रही थी, उसको now maximum territory is taken by Nizam and British, but whatever territory is left is given to Wodeyar family which resigned before Hyder Ali. The new ruler accepted the subsidiary alliance and Wodeyar family accepted the subsidiary alliance. Tipu family was exiled to Vellore, और टीपू सुल्तान की फैमिली में जो बचे हुए लोग थे उनको वेल्लोर भेज दिया गया। Now subjugation of Marathas. In 1770 an intense power struggle began among Maratha chiefs. मराठा चीफ आपस में ही लड़ रहे हैं, ब्रिटिश के साथ नहीं है, अभी आपस में ही लड़ रहे हैं 1770 में। इस डिसयूनिटी का फ़ायदा ब्रिटिश को उठाना बहुत अच्छे से आता था। उन्होंने इंटरनल मराठा के जो इंटरनल मैटर थे उसमें इंटरफेयर करना चालू किया, और यहाँ पे शुरुआत होती है 3 एंग्लो मराठा वॉर्स की, जो 1705 से 1880 तक चलेंगे। ठीक है, 75 से स्टार्ट होके 1880 तक। तभी हम लोग बोलते हैं कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए, पर मराठा खुद आपस में लड़ने लगे चीफ पावर को लेके। इस डिसयूनिटी का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने, और फिर एंग्लो मराठा वॉर होंगी 1775 से 1780 तक। 1799 में हमने देख लिया था कि टीपू सुल्तान की डेथ 1799 में हुई है ना। फर्स्ट एंग्लो मराठा अगर हम वॉर की बात करें तो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला, सब्सटेंशियल गेंस नहीं मिले। फर्स्ट मराठा वॉर 1775 से 82 तक हुआ। सेकेंड मराठा वॉर 1803 से 1806 तक हुआ। बट सेकेंड मराठा वॉर में बेटा जो मराठा पावर थी उनकी पावर कम हो गई, उनको आइसोलेट कर दिया गया है ना। दे सक्सीडेड इन वीकनिंग एंड आइसोलेटिंग मराठा चीफ को आइसोलेट अकेला भी कर दिया और वीक भी कर दिया 1803 से 1806 में सेकेंड वॉर में। ठीक है, 5 में कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था ब्रिटिश को। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी बिफोर थर्ड मराठा वॉर। ठीक है, बिफोर द आउटब्रेक ऑफ थर्ड मराठा वॉर द ब्रिटिश कंक्लूडेड अ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। देखो, थर्ड मराठा वॉर होता है उसके पहले ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो गई 1809 में। किसके साथ? रंजीत सिंह के साथ। रंजीत सिंह कौन थे बच्चा? उस टाइम में रूलर ऑफ पंजाब। रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश अग्रीड टू रेस्ट्रिक्ट देयर टेरिटरी टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द बैंक सतलज रिस्पेक्टिवली। इसमें बस यही बात हुई कि भैया रंजीत सिंह हो या ब्रिटिश हो, ये सतलज रिवर के आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो वेस्ट में जाएगा कोई, ना ईस्ट में जाएगा, दोनों अपनी अपनी जगह रहेंगे। ये ट्रीटी रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानी जाती है, 1809 में हुई। ठीक है, अब लॉर्ड हास्टिंग। अब किसकी बात करेंगे बेटा? हम लॉर्ड हास्टिंग की बात करेंगे। हु वॉज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 23। 1813 से 23 तक रहे लॉर्ड हास्टिंग। ठीक है, उन्होंने इंडियन स्टेट्स
को ब्रिटिश कंट्रोल में लाने की बात की। ब्रॉट मेनी इंडियन स्टेट्स इधर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल और अंडर द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, या तो डायरेक्ट कंट्रोल किया या सब्सिडरी अलायंस किया, ठीक है। अब ब्रिटिश का टेरिटोरियल एक्सपांशन किसकी तरफ जा रहा है बच्चों? नेपाल की तरफ जा रहा है। नेपाल द लैंड ऑफ गुरखास, नेपाल क्या है? द लैंड ऑफ गुरखास। बहुत सारे बॉर्डर को लेके क्लैशेस हुए, जिसको हम बोल सकते हैं कि जैसे ये बॉर्डर है इसको लेके दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कौन कौन? नेपाल और ब्रिटेन। नेपाल द लैंड ऑफ गुरखास। दिस लीड टू एन एंग्लो गुरखा वॉर 14 से 16, 2 साल 1814 से 1816 तक गुरखा वॉर्स हुए, पर फाइनली गुरखास को हार नहीं था और जो हार गए। दिस सिटीडेड द प्रोविंसेस ऑफ गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल और कुमाऊं अब किसके पास आ गया? ब्रिटिशर्स के पास आ गया, क्योंकि गुरखास की तो हार हो गई। बाद में इन्हीं प्लेसेस पे, गढ़वाल और कुमाऊं पे हिल स्टेशन बनाए। कौन से हिल स्टेशन? अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, शिमला। द गुरखास ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम सिक्किम एंड एक्सेप्टेड अ ब्रिटिश रेसिडेंट एट द नेपालीज कैपिटल। गुरखास ने फिर सिक्किम से भी विड्रॉ किया और ब्रिटिश रेसिडेंट बन गए नेपाल कैपिटल में। कौन सी थी? काठमांडू। नेपालीज कैपिटल काठमांडू। नेपालीज कैपिटल क्या थी उस टाइम भी? काठमांडू। बेटा पर एक बात और हुई थी, जब ब्रिटिश लड़ाई कर रहे थे गुरखास के साथ तो उन्होंने देखा कि इनकी वॉरफेयर टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, अच्छा लड़ते हैं, देर तक लड़ने की ताकत है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे गुरखास को रिक्रूट किया कंपनी की फोर्सेस में, ठीक है। जो सिपाही फोर्सेस थी, आर्मी थी, उसमें बहुत बड़े लेवल पे गुरखास को रिक्रूट किया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि टेरिटोरियल एक्सपांशन हो रहा है, एंग्लो गुरखा वॉर हो रहा है। गुरखास कौन है? नेटिव्स ऑफ नेपाल, ठीक है। इनसे पहले जितना गढ़वाल और कुमाऊं, वहाँ पर हिल स्टेशन बना दिया है, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, शिमला, ठीक है। फिर सिक्किम से भी विड्रॉ करके ये काठमांडू के रेसिडेंट बनने को तैयार हो गए गुरखास। और फिर फाइनली इनको रिक्रूट किया गया कंपनी आर्मी में। द चीफ ऑफ राजपूताना वर फोर्स टू साइन सब्सिडरी ट्रीटीज। राजपूताना के जो किंग्स थे उनको भी बोला भैया सब्सिडरी ट्रीटी पे साइन करो। थस ऑन द ईव ऑफ थर्ड मराठा वॉर, थर्ड मराठा वॉर के बाद ब्रिटिश सुप्रीम हो गए, पैरामाउंट पावर हो गए, सबसे बड़ी पावर, सबसे सुप्रीम पावर। थर्ड मराठा वॉर जीतने के बाद कौन बन गए? ब्रिटिशर्स, ठीक है। थर्ड मराठा वॉर हुआ 1817 से 1880 तक। broke out when पेशवा बाजीराव सेकेंड tried to organize मराठा चीफ अगेंस्ट द ब्रिटिश। पेशवा बाजीराव ने फिर प्लानिंग की कि भाई ये जो हम आपस में लड़ रहे हैं इस लड़ाई को छोड़ के हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं। बाजीराव को हरा दिया गया, ठीक है। डिपोज्ड एंड पेंशनड ऑफ टू बिथूर नियर कानपुर। कहाँ पहुँचा दिया उन्हें? कानपुर पहुँचा दिया गया। द ऑफिस ऑफ पेशवा वॉज एबलिश्ड, पेशवा के ऑफिस को ही ख़त्म कर दिया गया। स्टेट ऑफ सतारा वॉज कार्व्ड आउट बाजीराव टेरिटरीज and placed under the rule of descendant of शिवाजी। शिवाजी के डिसेंडेंट को दे दिया गया सतारा, ठीक है। सतारा पे कौन रूल कर रहे हैं? शिवाजी के, ठीक है। अच्छा, और एक और काम था कि मराठा चीफ को भैया बहुत फोर्स किया गया। फोर्स किया, जब बाजीराव टू की डेथ हो जाएगी, मतलब उनको बाजीराव टू हार जाएंगे तो उसके बाद तो जो जितने भी चीफ हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन कर दिया। रेसिस्टेंस टू ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। ब्रिटिश सोचने लगे कि भाई अब हम सुप्रीम है, कोई छोटी मोटी पावर तो अब हमसे लड़ेगी नहीं, पर ऐसा नहीं हुआ। समटाइम्स इवन स्मॉल किंगडम्स रेसिस्टेड ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। छोटी छोटी किंगडम्स ने भी बोल दिया कि हम ब्रिटिश को पैरामाउंट नहीं मानते। जैसे रानी छन्नम्मा थी, क्वीन ऑफ कितूर, कर्नाटका में कितूर है, वहाँ की जो रानी थी जिनका नाम था छन्नम्मा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करना स्टार्ट कर दी। फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू स्टॉप एनेक्सेशन ऑफ कितूर। शी वॉज कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन, उनको कैप्चर कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, ठीक है। 1824 में उनको कैप्चर करके जेल में डाला और 1829 में 5 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई। बेटा इनकी डेथ तो हो गई, पर इनकी डेथ के बाद भी जो इनका रॉयल लेफ्टिनेंट था रैना, उसने कहाँ से था? वो संगोली से था। रैना संगोली से थे, उन्होंने फाइट को कंटिन्यू किया, पर अल्टीमेटली ब्रिटिश के सामने क्या वो जीत पाता? नहीं जीत पाता। उसको भी कैप्चर कर लिया गया, फिर उसको भी डेथ दे दी गई, ठीक है। हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, उसको भी फांसी पर टांग दिया गया 1830 में, ठीक है।
एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक है। अफगानिस्तान एंड सिंध इन 1830 फियरिंग अ रशियन अटैक ऑन इंडिया। अच्छा, 1830 में ब्रिटिश को ये भी डर लगता था कि रशिया अटैक कर देगा इंडिया पे अफगानिस्तान के थ्रू, ठीक है। थोड़ा सा मैप याद करो, इंडिया जो आज का करंट डे पाकिस्तान है वो तो पाकिस्तान था ही नहीं, ठीक है। सीधे क्या था, अफगानिस्तान था। तो रशियंस का डर था इंग्लैंड को कि ये लोग अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया पे अटैक कर देंगे, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट जो थोड़ा सा हमारे जम्मू कश्मीर से टच होता है, ठीक है। द ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के भी इंटरनल मैटर में ब्रिटिशर्स डिस्कस करने लगे। फिर एंग्लो अफगान वॉर हुए 1838 से 42 तक। अफगान ने एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रिटिश फेल हुए अपना डायरेक्ट कंट्रोल अफगानिस्तान पे बिठाने पे। पर जब वो फेल हो गया अफगानिस्तान पे तो ब्रिटिशर्स ने इस सिंध को एनेक्स कर लिया 1843 में। और फिर उनका टारगेट था पंजाब। पंजाब में रंजीत सिंह की डेथ हो चुकी थी 1939 में। ब्रिटिश ने फिर पंजाब के इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेयर किया, जिससे कि एंग्लो सिख वॉर हुआ 1845 से 1849 तक। सिख डिफीट हो गए अंडर ब्रिटिश। ब्रिटिश से जो उस टाइम में गवर्नर थे, जनरल गवर्नर थे, वो थे लॉर्ड डलहौजी। 1848-56 1848 टू 56 में 1848 से 1856 तक जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे लॉर्ड डलहौजी। फाइनली 49 में पंजाब एनेक्स हुआ। तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा बेटा, लॉर्ड डलहौजी को जाएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है। इसके बाद वो पहुंचे बर्मा पे। लोअर बर्मा जो कोस्टल म्यांमार है उसको जीतना था ब्रिटिशर्स को। तो 1852 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना कंट्रोल बे ऑफ बंगाल के ईस्टर्न कोस्ट पे भी जमा लिया, ठीक है। डलहौजी की जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी थी कि क्विक एक्सपांशन करना है, तो उन्होंने एक पॉलिसी लाई जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या नाम था पॉलिसी का स्टूडेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, इस पॉलिसी के अंदर क्या होता था, डलहौजी फ्रीली अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अकॉर्डिंग टू विच डिपेंडेंट स्टेट वुड पास इनटू ब्रिटिश हैंड। देखो अभी पॉलिसी क्या थी वो समझने की कोशिश करना। जैसे आप लोगों ने मणिकर्णिका देखी होगी ना, झांसी की रानी पे जो मूवी बनी है, उस मूवी में भी दिखाया था कि अगर कोई फॉरेन रूलर है, सॉरी इंडियन रूलर है, और उसका कोई मेल हायर नहीं होता और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो टेरिटरी है वो किसके कंट्रोल में चली जाएगी, ब्रिटिश के कंट्रोल में चली जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पहले तो क्या होता था स्टूडेंट, अगर आपका कोई मेल हायर नहीं है तो जो टेरिटरी है उसके ऊपर आपके एडॉप्टेड सन का कंट्रोल हो जाएगा। पर अडॉप्शन वाला जो कॉलम था उस पर कंप्लीट रोक लगाने का काम किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी ने। उन्होंने बोला कि नहीं भैया, आपका खुद का नेचुरल हायर है, बायोलॉजिकल हायर है तो ठीक है, अदरवाइज आपकी टेरिटरी हमारी। चलो, इफ़ द रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हायर कॉन्ट्ररी टू एज ओल्ड हिंदू इस्लामिक ट्रेडिशन, इट डिनाइड एडॉप्टेड सन द राइट टू इनहेरिट द थ्रोन। हिंदू में भी था, मुस्लिम में भी था कि अगर आपका खुद का बच्चा नहीं है तो आप किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लो, नाना दादा मामा चाचा बुआ किसी का भी बच्चा ले लो, अपने कज़िन ब्रदर कज़िन सिस्टर का, और उसको थ्रोन दे दो। बट ये कॉलम ख़त्म कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने। पहले इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सतारा को 1848 में अपने कंट्रोल में लिया, फिर संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में इस पॉलिसी के अंदर अपने कंट्रोल में ले लिया। झांसी की रानी तो बहुत अच्छा लड़ी पर लास्ट में उन्होंने खुद को मार लिया था। Abolition of pensions and title. Dalhousie abolished the titles and pensions of heirs of चाइल्डलेस इंडियन रूलर। जितने भी चाइल्डलेस इंडियन रूलर थे उनकी पेंशन टाइटल्स को लॉर्ड डलहौजी ने बंद कर दिया। एनेक्स दिया टेरिटरी, उनकी टेरिटरी को भी एनेक्स कर लिया। तंजौर एंड कार्नाटिक वर एनेक्स्ड इन दिस मैनर। तंजौर फिर कार्नाटिक को इस तरीके से उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। जब पाशवा बाजीराव टू की डेथ हो गई तो पेंशन वॉज डिनाइड टू हिज अडॉप्टेड सन। नाना साहब को बोला कि भाई हम इसके नाना साहब अडॉप्टेड है, इसको पेंशन नहीं देंगे। ब्रिटिश इंटेंडेड टू एबलिश द टाइटल ऑफ मुगल एम्परर आफ्टर बहादुर शाह सेकेंड। ब्रिटिशर्स ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि बहादुर शाह टू के बाद मुगल एम्परर का जो टाइटल है वो ख़त्म हो जाएगा। पेशवा बाजीराव टू के बाद उनके अडॉप्टेड सन नाना साहेब, उसको भी इन्होंने पेंशन देने से मना कर दिया। और क्या क्या किया, डलहौजी ने सिक्किम के पार्ट को एनेक्स कर लिया 1850 में। बिकॉज इट्स रूलर हैड इल ट्रीटेड द कंपनी, क्योंकि कंपनी को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया तो उन्होंने टेरिटरी एक्वायर कर ली सिक्किम की, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, निज़ाम से बरार ले लिया,
हैदराबाद के जो निज़ाम थे जिन्होंने सबसे पहला सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था, उनसे इन्होंने बोल दिया भाई चलो अब तुम्हारा पैरार हमारा, क्योंकि तुम हमारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रहे हो। कंपनी यूज द प्री टेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन बैड गवर्नमेंट टू एनेक्स अवध, और अवध को एनेक्स करने में भी उन्होंने यही एक्सक्यूज़ दिया कि यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट प्रॉपर्ली, बैड गवर्नमेंट है, माल एडमिनिस्ट्रेशन है, भैया तुम छोड़ो, अब हम अवध को मैनेज करेंगे। इस तरीके से ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट पर कंट्रोल कर चुके थे ब्रिटिश। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।